डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आज के लेक्चर का सिलसिला आगे बढ़ाएं, ग्राफ के बारे में कुछ बेसिक बातें जो मैं ऑलरेडी आपको मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा चुका हूं, वो फिर से एक बार मैं आपको याद दिलाता हूं। ठीक है, तो बेसिकली दो टाइप की चीजें हमको याद रखनी है, एक तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन और दूसरा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस के ग्राफ कैसे बनते हैं उसका बेसिक्स मैं आपको वापस से एक बार रिमाइंड करवा देता हूं। ठीक है, मैं शॉर्ट में रिमाइंड कराऊंगा, ज्यादा डिटेल जानने के लिए आप चाहें तो जो हमारा मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर है वो फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, आप चाहें तो वो लेक्चर निकाल के वापस से देख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन और पैराबोला वाले लेक्चर्स आप चाहें तो डिटेल में देख सकते हैं। तो मैं यहाँ शॉर्ट में एक बार आपको वापस याद दिलाता हूँ कॉन्सेप्ट। तो देखिए, हमने स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन था। यहाँ पे ये y एक्सिस वाली क्वांटिटी है, ये x एक्सिस वाली क्वांटिटी है। यहाँ पे m क्या रिप्रेजेंट करता है? m स्लोप रिप्रेजेंट करता है, और c क्या रिप्रेजेंट करता है? c जो है वो y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की बात करेंगे तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। तो ये रहा हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे ये प्लस सी है, अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो प्लस सी, स्लोप पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट स्लोप ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, और सिमिलरली अगर सिंपली मुझे लिखना होता y इक्वल टू एम एक्स, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट 0 है, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स। क्योंकि x 0 पुट कीजिए तो y भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा। यहाँ पे x 0 रखने से y 0 होगा क्या? नहीं। यहाँ x 0 रखेंगे तो y इक्वल टू सी हो जाएगा। इसका मतलब है कि x 0 पे y क्या होगा? c होगा। ठीक है, तो ये हो गया y इक्वल टू एम एक्स। इसी तरह से हमने देखा था y इज इक्वल टू, अगर हमने देखना है y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, तो ये वाला ग्राफ कैसा बनेगा? ये माइनस एम है, यानी स्लोप जो है वो नेगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। यहाँ पे इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है प्लस सी, पर जो है स्लोप वो क्या है? नेगेटिव है। तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर सिर्फ y इक्वल टू माइनस एम एक्स का ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, तो यहाँ स्लोप तो नेगेटिव है, इंटरसेप्ट 0 है, इंटरसेप्ट 0, स्लोप नेगेटिव, ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये y इक्वल टू माइनस एम एक्स हो गया। सिमिलरली इसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस मैं आपको सिखा चुका हूँ डियर स्टूडेंट्स। y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, y इज इक्वल टू प्लस एम एक्स माइनस सी, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, प्लस एम एक्स प्लस सी, यानी प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस, ऐसे 4 कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताए हैं। और फिर माइनस एम एक्स और प्लस एम एक्स वाला बताया है, और y इज इक्वल टू प्लस सी, y इक्वल टू माइनस सी भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इस तरह की बात है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये वाला ग्राफ, इस तरह से मैंने आपको बताया था। ये अगर इस तरह से ग्राफ रहे, अगर ऐसा ग्राफ रहे, तो ये जो लाइन हमको दिख रही है स्ट्रेट लाइन, इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे हम? बोलिए आप। इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप 0 है। ये स्लोप 0 है ना, यहाँ पे स्लोप क्या है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे स्लोप 0 है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो ये बनेगा y इज इक्वल टू, अब देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला जो इक्वेशन है, यहाँ पे स्लोप 0 है, स्लोप 0 यानी ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? c, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन हमको दिख रही है इसका इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू सी। y इक्वल टू सी बोलो या प्लस सी बोलो, बात एक ही है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ग्राफ ऐसा बनाऊं इस तरह से, ठीक है, ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये मान लो माइनस सी है, तो इस वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू माइनस सी। स्लोप फिर से 0 है, फिर से इसका स्लोप क्या है? स्लोप 0 है। इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू माइनस सी। तो y इक्वल टू प्लस सी, y इज इक्वल टू माइनस सी। ये डिफरेंट इक्वेशंस हो गए स्ट्रेट लाइन के। उम्मीद है कि ये आपको थोड़ा थोड़ा याद आ गया होगा। ठीक है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन की बात हो गई डियर स्टूडेंट्स। इसी के साथ साथ हम थोड़ा सा पैराबोला भी देख लेते हैं। पहले आप ये कॉपी कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम पैराबोला भी देखते हैं। ठीक है, ये आप कॉपी कर लीजिए। ये आपने कॉपी किया हुआ है, फिर भी आप दोबारा से अगर आप करना चाहें तो कर लें, पर वैसे तो आपने पहले से कॉपी किया हुआ है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं पैराबोला के ग्राफ्स। तो पैराबोला यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन
का जनरल रूप आपको पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये उसका जनरल फॉर्म है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका एक सिंपल फॉर्म दिखाता हूँ, जो फिजिक्स में जिस तरह के इक्वेशंस आते हैं उसका एक सिंपल फॉर्म मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म जो है वो ये है, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो अगर इसका हमें पैराबोला बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं? तो देखिए, अगर आपको स्क्वायर दिख गया, देखो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में क्या था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था। क्या यहाँ x का स्क्वायर है? नहीं। क्या यहाँ y का स्क्वायर है? नहीं। स्क्वायर टर्म नहीं है यहाँ पे। तो अगर आपको y और y एज अ फंक्शन ऑफ x देखने को मिले, या कोई भी एक फंक्शन दूसरे के टर्म्स में आपको देखने को मिले जहां पे स्क्वायर का कोई टर्म ना हो, तो मतलब वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, मतलब यहाँ स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ एक स्क्वायर वाला टर्म आ गया है, इक्वेशन में कोई भी एक स्क्वायर वाला टर्म आ गया तो फिर वो बन जाएगा पैराबोला। अगर क्यूब आ गया तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स ग्राफ बनेगा उसका। क्यूब वाला ग्राफ जरूरत वैसे नहीं पड़ती है, लेकिन कभी टाइम रहा तो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा, पर क्यूब वाले ग्राफ की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। क्यूब हो गया या हायर पावर्स ऑफ एक्स हो गया, जैसे एक्स का पावर 4 आ गया या एक्स का पावर 5 आ गया, तो उसके भी ग्राफ्स बनते हैं, पर वो कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स है और उनको फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज उनका नहीं है, 11-12 की हद तक तो नहीं है। तो हमारे लिए दो ही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करना और वो ड्रॉ करना सीखना, और दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्क्वायर वाले टर्म्स, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ, है ना। जैसे कि आपने अभी जब आप पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो आपने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट किया है, वो आपने देखा वहां पे भी एक स्क्वायर वाला टर्म आ गया, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ गया था, जिसके थ्रू आपने ये प्रूव किया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ट्रैजेक्टरी होती है, जो पाथ होता है, वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। ये कैसे प्रूव हो पाया था? स्क्वायर वाला टर्म आ गया था वहां पे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में, इसीलिए आप बोल पाए थे कि इसका पाथ जो है वो पैराबोलिक है, ठीक है। तो यही बात है। तो यहाँ पर अगर हमको y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर देखने को मिले, तो याद रखो, अगर x का स्क्वायर है तो पैराबोला y के सिमेट्रिक होगा, है ना। अगर x का स्क्वायर है तो y का सिमेट्रिक होगा, y का स्क्वायर है तो x के सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ x का स्क्वायर है तो पैराबोला y के सिमेट्रिक होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब साइन कौन सा है? पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक तो x का स्क्वायर है तो y के सिमेट्रिक, तो ये हमारी y एक्सिस है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इस तरह से, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये सिमेट्रिकल अबाउट विच एक्सिस? ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो गया ना। ये देखिए y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये देखिए दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसके अबाउट वो पैराबोला क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया, यानी उधर और इधर का शेप जो है वो सेम है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो पता चला कि अगर x का स्क्वायर है तो पैराबोला y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर y का साइन, यानी स्क्वायर वाले टर्म का साइन अगर पॉजिटिव है, स्क्वायर वाले टर्म का साइन अगर पॉजिटिव है, तो वो ग्राफ पॉजिटिव y की तरफ, ऊपर प्लस y है और नीचे माइनस y है, तो ये ग्राफ पॉजिटिव y की तरफ उसका मुंह खुला हुआ है। इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो आप, उम्मीद है आप बात समझ रहे होंगे। अब देखिए x0 पुट करने से y0 हो जाएगा, मतलब वो पैराबोला कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे मान लो कर देता +2, तो क्या x0 पुट करने से y0 होता? नहीं होता। तो इसका मतलब है कि वो पैराबोला ओरिजिन से पास नहीं होता, ठीक है। लेकिन एनीवेज मैंने थोड़ा सिंपल वाला केस लिया, तो यहाँ पर तो ये वाला जो पैराबोला ये तो ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। तो अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं हम। ये तो था y इज इक्वल टू प्लस के एक्स स्क्वायर। अगर यही रहता y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, तब क्या करते? फिर से x का स्क्वायर है तो पैराबोला किसके सिमेट्रिक होगा? y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म का साइन नेगेटिव है, तो y का साइन जो है वो नेगेटिव है, आप देखा जाए तो इसका मतलब है कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगेन क्योंकि वहां पे x का स्क्वायर है तो पैराबोला किसके सिमेट्रिक हो गया? y के सिमेट्रिक हो गया। लेकिन क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म का साइन नेगेटिव है तो पैराबोला किधर खुला हुआ है? उसका मुंह नीचे की ओर खुला हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया y इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। ये हमने देखा y इक्वल टू प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, दूसरा रूप हम देखते हैं। अगर मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स ये ऐसा होता, कुछ ऐसा होता, x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, इस तरह का अगर कोई इक्वेशन होता, x एज ए फंक्शन ऑफ y, यहाँ y का स्क्वायर है तो पैराबोला किसके सिमेट्रिक होगा? x के सिमेट्रिक होगा। तो ये पैराबोला कैसा बनेगा वो मैं आपको रफली दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो y का स्क्वायर है तो पैराबोला x के सिमेट्रिक होगा। और आप देखें y स्क्वायर का जो साइन है वो क्या है? पॉजिटिव है। y स्क्वायर वाले टर्म का साइन पॉजिटिव है, मतलब ये किधर होगा? y का स्क्वायर तो x के सिमेट्रिक, y का स्क्वायर तो x के सिमेट्रिक, सी सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस।
ये लाइंस क्यों बना रहा हूँ, सिमेट्री दिखाने के लिए कि इधर का पार्ट और नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट आइडेंटिकल है, वो बताने के लिए वैसे शेडेड बना रहा हूँ ये, है ना, समझ आ रही है बात। हाँ अच्छा, तो ये हो गया x इक्वल टू प्लस के वाई स्क्वायर, और अगर मान लो ये इस तरह से होता, प्लस की जगह माइनस होता, यानी x इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर होता, अगर ये होता x इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर, ऐसा होता ये, तो इसका ग्राफ कैसा बनता। अगेन ये y का स्क्वायर है तो पैराबोला किसके सिमेट्रिक होगा, y का स्क्वायर है तो अगेन x के सिमेट्रिक होगा, और x के सिमेट्रिक तो होगा ही, साथ ही साथ ये स्क्वायर वाले टर्म का साइन नेगेटिव है, तो ये देखिए आप एक तरह से देखिए आप कि y की अगर आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो x का साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये पैराबोला y का स्क्वायर है तो x के सिमेट्रिक हो गया, और क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म का साइन नेगेटिव है तो हम पैराबोला का मुंह किधर खुला होगा, नेगेटिव x की तरफ, इधर नेगेटिव x है, इधर पॉजिटिव x है, और इधर मुंह किधर खुला हुआ था, पॉजिटिव x की ओर खुला हुआ था। यानी डियर स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि y की वैल्यू आप नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, उसका स्क्वायर हो जाएगा, और अल्टीमेटली प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, है ना। यानी y की किसी भी वैल्यू के लिए x की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। मतलब मान लो y की वैल्यू ये हमने लिया, तो इस वैल्यू के लिए भी x की वैल्यू नेगेटिव ही आई, और y की वैल्यू अगर इधर लोगे तो y की इस नेगेटिव वैल्यू के लिए भी x की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। यानी y पॉजिटिव लोगे तो भी x नेगेटिव मिलेगा, y नेगेटिव लोगे तो भी x नेगेटिव मिलेगा, यानी x नेगेटिव ही मिलना है यहाँ पे। वही अगर हम यहाँ देखें, यहाँ y की कोई भी वैल्यू तुम ले लो, x पॉजिटिव ही मिलेगा, तो y की पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो भी x पॉजिटिव मिलेगा, और y की नेगेटिव वैल्यू लोगे तो भी x पॉजिटिव ही मिलेगा। एनीवेज इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका बेसिक क्या है, ओवरऑल बात यह है कि दो चीजें हमको देखनी है। एक तो ये देखना है कि स्क्वायर किसका है, जिसका स्क्वायर होगा, यानी अगर x का स्क्वायर है तो पैराबोला y के सिमेट्रिक होगा, और y का स्क्वायर है तो पैराबोला x के सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो पहले तो ये देखना है कि स्क्वायर किस वाले टर्म का हो रहा है, और दूसरा ये देखना है कि स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव है या स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव है, स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव है या स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव है। अगर स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव है तो पैराबोला पॉजिटिव की तरफ खुला रहेगा, है ना, और अगर स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव है तो पैराबोला नेगेटिव की तरफ खुला रहेगा, नेगेटिव या नेगेटिव की तरफ खुला रहेगा, ठीक है। तो साइन देखना है हमको, और स्क्वायर देखना है कि किस टर्म का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो यही बेसिक बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको पैराबोला का भी बेसिक समझ में आ गया होगा। यहाँ से और भी बहुत बारीकियां हैं इसमें, जैसे कि हम वर्टेक्स की पोजीशन पता लगा सकते हैं कि पैराबोला का ये जो वर्टेक्स है ना, ये वर्टेक्स कहाँ होगा। क्या जरूरी है कि हमेशा जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे ही हो, नहीं, जरूरी नहीं है। पैराबोला कुछ इस तरह से भी बन सकता है, मान लो ऐसा बन गया तो ये जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स तो यहाँ है, ये तो ओरिजिन पे लाई नहीं कर रहा। और कोई पैराबोला मान लो ऐसा बन गया तो इसका तो वर्टेक्स यहाँ है, ये तो ओरिजिन पे लाई नहीं कर रहा। कोई पैराबोला ऐसा बन गया तो इसका वर्टेक्स तो यहाँ है, वो तो ओरिजिन पे लाई नहीं कर रहा। तो वर्टेक्स की पोजीशन फाइंड करने के लिए भी फॉर्मूला है, मैंने शायद से आपको बताया भी है, लेकिन उन चीजों की हमको कोई जरूरत फिलहाल नहीं है। हमारा काम इतने से ही हो जाएगा, इतने बेसिक इक्वेशन से ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो एनीवेज आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम अगला टॉपिक देख रहे हैं वो है ग्राफ्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन के तीन टाइप के ग्राफ्स हम देखेंगे, एक तो पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोल दो, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तीसरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो पहले तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या। यूनिफॉर्म मोशन का आपको मतलब पता है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर मैं तीन ग्राफ्स ड्रॉ करूं, तो ये मेरा पहला ग्राफ है, और इसको मैं बोल देता हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। दूसरा ग्राफ कुछ इस तरह से है, और इसको मैं बोल देता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तीसरा ग्राफ कुछ इस तरह से, और इसको मैं बोल देता हूं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये तीन ग्राफ्स हैं। यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इक्वेशन हम कौन सा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन है। लेकिन क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो होता है। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा। तो सिंपली हमारा इक्वेशन क्या बचेगा, इक्वेशन बनेगा s इज इक्वल टू यू टी, s इज इक्वल टू यू टी। यहाँ u क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू फिक्स है ना, यानी ये हमारा कांस्टेंट है।
तो अगर आप देखें ध्यान से तो क्या इसको मैं कंपेयर कर सकता हूं y इज इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर कर सकता हूं। आप देखिए ध्यान से, y एक्सिस पे हमारा कौन है, डिस्प्लेसमेंट, y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, और x एक्सिस पे कौन है, टाइम है। तो ये देखिए x एक्सिस पे टाइम है, और ये जो चीज है ये तो कांस्टेंट है, तो स्लोप कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव होगा। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है तो फिर ये s इज इक्वल टू प्लस यूटी होगा, यानी y इज इक्वल टू प्लस एम एक्स होगा। और y इक्वल टू प्लस एम एक्स का ग्राफ कैसा बनता है डियर स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू प्लस एम एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है। तो ये देखिए आप, स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, ठीक है, और इंटरसेप्ट जीरो है, यहाँ पे कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है, c जीरो। तो y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, ठीक है। यही अगर डियर स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव होती, यानी ये जो u आपको दिख रहा है, ये u अगर नेगेटिव होता, यानी अभी क्या हो रहा है, अभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, मतलब कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। यही अगर मान लो डियर स्टूडेंट्स बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट और नेगेटिव होती, यानी बॉडी इधर जा रही होती, कांस्टेंट एंड नेगेटिव, तो कांस्टेंट और नेगेटिव के लिए ग्राफ कैसा बनता, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, ये s इज इक्वल टू क्या हो जाता, माइनस यूटी हो जाता। s इक्वल टू माइनस यूटी का ग्राफ कैसा बन जाता, वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता डियर स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, ये s इज इक्वल टू माइनस यूटी का ग्राफ है अगर इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है तो, और अगर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा, ठीक है। उम्मीद बात समझ में आ रही होगी आपको। और आप देख लो t0 पुट करोगे तो s0 हो जाएगा, t0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। और फिर हम आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, वेलोसिटी यहाँ कांस्टेंट है, तो जब v इज इक्वल टू कांस्टेंट है, v अगर कांस्टेंट है मतलब y इज इक्वल टू c वाला ग्राफ, y इज इक्वल टू c वाला ग्राफ आप याद कीजिए। देखिए y एक्सिस पे वेलोसिटी है और ये तो c तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू c का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये देखिए इसी को हमने c बोला था ना, प्लस c, ठीक है। तो ये वाली बात है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो गया उसका vt ग्राफ, और उसी बॉडी का अब अगर हम at ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो at ग्राफ हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप देखिए एक्सेलरेशन तो जीरो है ना, तो एक्सेलरेशन थ्रू आउट जीरो है, मतलब टाइम तो बीत रहा है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है थ्रू आउट। तो अगर एक्सेलरेशन थ्रू आउट जीरो दिखाना है तो मैं ग्राफ कैसे ड्रॉ करूंगा, मैं इस लाइन के अलोंग ग्राफ ड्रॉ करूंगा, इस लाइन के अलोंग, ठीक है। मतलब टाइम बीत रहा है लेकिन एक्सेलरेशन ना बढ़ रहा ना घट रहा, जीरो रह रहा है, क्योंकि ये जीरो वाली लाइन है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स। तो एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट और नेगेटिव होती तो जैसे ये तो y इक्वल टू c बन गया ना, v इक्वल टू कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव है। अगर यही वेलोसिटी कांस्टेंट एंड नेगेटिव होती, मानो v माइनस कांस्टेंट होता, यानी y इज इक्वल टू माइनस c होता, तो ग्राफ कैसा बन जाता, ग्राफ ऐसा बनता नीचे की ओर, नेगेटिव इंटरसेप्ट। बात समझ में आ रही होगी आप, ठीक है। तो ये तीन ग्राफ है, एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव है, वेलोसिटी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव है। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, और ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। कुछ और बातें भी हम करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ये तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ कैसा बनेगा। मतलब यहाँ तो वेलोसिटी कांस्टेंट यानी एक्सेलरेशन जीरो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा यानी वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, ये कांस्टेंट रेट से घट रही है, तब क्या होगा ग्राफ, वो भी हम देखते हैं। पहले आप यहाँ से कॉपी करें फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं ग्राफ्स ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखो हमको पता है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर इसके दो केसेस हम देखने वाले हैं। पहला केस हम देखने वाले हैं कि इफ u इक्वल टू जीरो, मतलब मान लो बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रही है पर वो रेस्ट से शुरू हो रही है, ठीक है। तो वो इनिशियली रेस्ट पे थी और फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है, और वो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, ठीक है। तो उस केस में उसके तीन ग्राफ हम देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये तीन टाइप के ग्राफ हमको देखने। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मान लो मैं इस तरह से बनाता हूँ इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, और यहाँ मैं इस तरह से बनाता हूँ इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और यहाँ मैं इस तरह से बनाता हूँ इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, ठीक है,
और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो एस टी का इक्वेशन क्या लिखूंगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि एस और टी का ग्राफ चाहिए हमको, तो एस और टी वाला इक्वेशन हमको लेना पड़ेगा। एस और टी वाला इक्वेशन कौन सा है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये एस इक्वल टू तो लिखूंगा मैं, पर यू टी वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब ये पूरी की पूरी चीज क्या है, कांस्टेंट है, तो अब आप इसको कंपेयर करो डियर स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर वाले इक्वेशन से। ये पूरा का पूरा k है, कांस्टेंट है, और ये x का स्क्वायर है, तो आप देखिए x एक्सिस पे टाइम है और y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, इजंट इट, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, अब देखो t का स्क्वायर है तो ग्राफ किसके सिमेट्रिक होगा, s के सिमेट्रिक होगा, t का स्क्वायर है तो ग्राफ s के सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो s वाली एक्सिस ये है, तो यानी वो बनेगा एक पैराबोला, ठीक है, मतलब बेसिकली वो पैराबोला कुछ इस तरह से बनेगा, सच दैट वो पैराबोला किसके सिमेट्रिक होगा, एस वाली एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। लेकिन हम दोनों साइड उसका नहीं दिखाते हैं, ठीक है, हम सिर्फ एक साइड दिखाते हैं, सिर्फ ये वाला साइड दिखाते हैं, ठीक है, ये इतना दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि यही खत्म हो गया, ये और आगे जाएगा और इधर भी जाएगा, ठीक है, लेकिन हम उसका एक पार्ट यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये कर्व है, ये एक पैराबोला है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं आप बात को। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ स्लोप बढ़ रहा है एट अ कांस्टेंट रेट, है ना, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो स्लोप बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, मतलब अगर आप t इक्वल टू 0 पे अगर आप स्लोप बनाएं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मतलब t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। तो t इक्वल टू 0 पे अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो 0 होगा। और आप देखिए स्लोप बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो, और फिर यहाँ टेंजेंट बनाऊंगा तो आप धीरे धीरे देखिए थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो t इक्वल टू 0 पे स्लोप क्या होगा, 0 होगा। कब, जब ग्राफ का इक्वेशन ऐसा हो, ठीक। तो उम्मीद है कि ये पूरा नेचर आपको समझ में आएगा, नेचर कैसा है इस ग्राफ का, ठीक है। ये अगर मैं वीटी ग्राफ की बात करूं तो वीटी ग्राफ के लिए मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, मैं लिख रहा हूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पर u क्योंकि 0 है तो सिंपली मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू ए टी, ठीक है। अब इसको अगर आप कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स से तो कर सकते हैं, y एक्सिस पे वेलोसिटी है और x एक्सिस पे कौन है, टाइम है। a कांस्टेंट है मतलब ये स्लोप कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, या देखिए कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, ठीक है। y इक्वल टू प्लस एम एक्स ग्राफ आपको बता चुका हूं मैं, तो ये वीटी ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो आप देखिए t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, 0 है, ग्राफ ओरिजिन से शुरू हो रहा है, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी आपको। vt का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, vt का स्लोप कांस्टेंट एंड पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड पॉजिटिव है, ठीक है। और at ग्राफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, a इक्वल टू कांस्टेंट, a इक्वल टू कांस्टेंट मतलब y इज इक्वल टू प्लस c वाले रूप में ये इक्वेशन होगा, y इक्वल टू प्लस c मतलब a इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ये ग्राफ इस तरह से देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, कब, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो। लेकिन क्या हो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, तो तब ग्राफ में क्या बदलाव आएगा, हम उसकी भी चर्चा करेंगे डियर स्टूडेंट्स। पर पहले मैं चाहूंगा कि आप यहाँ तक कॉपी कर लें, फिर हम देखेंगे कि जब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी पार्टिकल के पास, तब ग्राफ में क्या बदलाव आएगा। ओवरऑल नेचर तो वही रहेगा, स्लाइट बदलाव आएगा, वो स्लाइट बदलाव क्या है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। पहले आप ये कॉपी कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का केस 2, और केस 2 में हम क्या देख रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है नॉट इक्वल टू 0 है, एक्सेलरेशन अभी भी कांस्टेंट और पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो इस केस में देखते हैं चलो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। तो पहले तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए, और मैं यूज़ कर रहा हूँ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्योंकि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इसीलिए ये टर्म 0 नहीं होगा, इस बार यू टी वाला टर्म भी हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन ग्राफ का नेचर चेंज नहीं हुआ, अभी भी ये क्वाड्रेटिक ही है, यहाँ पे भी स्क्वायर वाला हमको टर्म देखने को मिल रहा है, हमको t का स्क्वायर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो t का स्क्वायर है तो ग्राफ किसके सिमेट्रिक होगा, s के सिमेट्रिक होगा। और स्क्वायर वाले टर्म का साइन क्या है, स्क्वायर वाले टर्म का साइन पॉजिटिव है, यानी ग्राफ जो है वो s के सिमेट्रिक होगा और पॉजिटिव s के तरफ खुला हुआ होगा। यानी बेसिकली अगर आप देखें तो मैं इसका एक्चुअल रूप आपको दिखाता हूँ। इसका एक्चुअल रूप कुछ इस तरह से होगा, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है डियर स्टूडेंट्स, और ये कुछ इस प्रकार से होगा। ये पैराबोला ऐसा आएगा, ठीक है, ये पैराबोला इस तरह से आएगा,
और ये ऐसा करके ऐसा इस तरह से पैराबोला बनेगा। आप देखिए ये पैराबोला ओरिजिन से पास हो रहा है, या यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराबोला ओरिजिन से पास हो रहा है। इसका मतलब है कि जब t 0 है तो s 0 होगा। आप इस इक्वेशन में देखिए डिस्टेंस, इस इक्वेशन में आप t 0 पुट कीजिए तो s भी 0 हो जाएगा, क्योंकि t 0 पुट करने से ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। तो t 0 पे s 0 हो रहा है, मतलब ये जो पैराबोला ड्रॉ होगा ये पैराबोला ओरिजिन से ही पास होगा, लेकिन इसका जो वर्टेक्स है इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं होगा। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। पिछले केस में क्या हुआ था? पिछले केस में पैराबोला इस तरह से बना था। ठीक है, तो जो हमारा वर्टेक्स था वो ओरिजिन पे था। इसका मतलब है कि ओरिजिन पे जब हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था तो वो टेंजेंट का स्लोप 0 था। वो टेंजेंट का स्लोप क्या था? 0 था। क्यों? क्योंकि पिछले केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन इस बार तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इसीलिए इस बार पैराबोला इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, मान लीजिए ओरिजिन पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो ओरिजिन पे हमारा टेंजेंट कैसा होगा? ओरिजिन पे टेंजेंट कुछ इस प्रकार से होगा, लगभग। ठीक है, तो क्या ओरिजिन पे जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है, क्या उस टेंजेंट का स्लोप 0 है? नहीं, इस टेंजेंट का स्लोप 0 तो नहीं होगा। कुछ ना कुछ स्लोप, पॉजिटिव स्लोप हमको देखने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्लोप देखने को मिल रहा है। मतलब ये है कि t इक्वल टू 0 पे इसका स्लोप 0 नहीं है। इसका मतलब है कि t 0 पे वेलोसिटी 0 नहीं है, यानी कि द बॉडी इज़ हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। हालांकि जो ग्राफ का नेचर है ये अभी भी पैराबोलिक ही है, यानी अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे ग्राफ अभी भी ऐसा कर्व्ड पैराबोलिक ही बनेगा, लेकिन ओरिजिन पे उसका जो स्लोप होगा ये स्लोप 0 नहीं होगा, ये स्लोप की कुछ तो वैल्यू होगी। ओरिजिन पे जो स्लोप होगा वो कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी। ठीक है, तो पिछले केस में भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोलिक ही था, इस बार भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोलिक ही है। नेचर में बदलाव नहीं आया है, सिर्फ इतना ही बदलाव आया है कि पिछले केस में ओरिजिन पे स्लोप 0 था, लेकिन इस बार ओरिजिन पे स्लोप 0 नहीं होगा। ठीक है, दैट्स द ओनली डिफरेंस in the displacement time graph. But what about the velocity time graph? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए इक्वेशन मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ तो इनिशियल वेलोसिटी भी कंसिडर करना पड़ेगा हमें। तो इसको मैं किससे कंपेयर कर सकता हूँ? मैं कंपेयर कर सकता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर सकता हूँ। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में मैं लिख रहा हूँ। तो पहले मैं लिखता हूँ इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके, y इज इक्वल टू ए टी प्लस यू। यू प्लस ए टी लिखो या ए टी प्लस यू लिखो, बात तो एक ही है। अब इसी को मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कंपेयर कर रहा हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप बहुत ध्यान से यहाँ देखिए। यहाँ पे देखिए y एक्सिस पे कौन है? वेलोसिटी है। x एक्सिस पे कौन है? टाइम है। ठीक है, अच्छा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं स्लोप। इस केस में स्लोप क्या है? एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट है, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है प्लस यू। अगर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है प्लस यू तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से वो ग्राफ कैसा बनेगा डियर स्टूडेंट्स? वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसा। आप ध्यान से देखिए, स्लोप पॉजिटिव है इसका और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। ये रहा पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ये एक्चुअली प्लस यू है। ठीक है, ये वाली बात है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए उसने बोल दिया होता v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी का ग्राफ बनाओ, अगर उसने बोला होता v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी का ग्राफ बनाओ, मतलब यहाँ पे क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी तो पॉजिटिव है पर एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है। तो इसका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते? ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ये देखिए ये माइनस एम एक्स है प्लस सी है, यानी इसका ग्राफ कुछ ऐसा प्लॉट होता। तो इसके लिए इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है पर स्लोप नेगेटिव है, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव, तो ये ग्राफ ऐसा प्लॉट होता है। ये कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ है। ठीक है, तो आप देखिए इंटरसेप्ट पॉजिटिव है यानी ये प्लस यू है। ठीक है, यानी कि t 0 पुट करने से v इक्वल टू यू मिलेगा हमें। ठीक है, और स्लोप नेगेटिव एंड कांस्टेंट है, तो v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी का ये ग्राफ है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलता v इज इक्वल टू माइनस यू माइनस ए टी, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो ये होगा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी का ग्राफ है ये। तो ये आप बना सकते हैं, इसमें इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है और स्लोप भी नेगेटिव है। तो वही जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप खेलते बैठ सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, मतलब कोई भी पॉजिटिव हो कोई भी नेगेटिव हो, बस आपको साइन के साथ वो वैल्यू पुट करनी है और जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो आपको बनाना है और उस इक्वेशन के आधार पे आपको ग्राफ बना देना है। ठीक है, तो मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ दिया है, आप ऐसे
ये वाले एग्जाम्पल आपने समझ लिया अच्छे से, तो फिर वो कैसे भी मॉडिफाई करे आप उन मॉडिफिकेशंस के साथ खेलते बैठ सकते हैं, ठीक है। और नाउ कमिंग टू द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो यहाँ तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का मतलब है कि यहाँ पे y इज इक्वल टू सी की बात हो गई, क्योंकि y एक्सिस पे तो एक्सेलरेशन है और c जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट एंड पॉजिटिव है, तो कांस्टेंट एंड पॉजिटिव कैसा बनेगा डिस्टेंस, वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो 80 ग्राफ में तो कोई बदलाव नहीं आया, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो या ना हो 80 ग्राफ तो जैसा था वैसा ही रहा। सिर्फ किस में बदलाव आया थोड़ा सा, देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों का नेचर वही रहा। इसका नेचर अभी भी पैराबोलिक है और इसका नेचर अभी भी स्ट्रेट लाइन है, नेचर वही रहा जो पिछले केस में था। सिर्फ इस बार ये ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं हुआ, क्योंकि इस इक्वेशन में t0 पुट करने से v0 नहीं हो रहा, इसीलिए ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। और यहाँ भी ओरिजिन पे स्लोप 0 नहीं है, ठीक है, बस इतना ही फ़र्क आया। उम्मीद है ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे ना एक राज की बात आपको बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स, कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस इक्वेशन के अंदर एक राज छुपा है। वो राज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, पर पहले मैं चाहूँगा कि आप कॉपी कर लें डियर स्टूडेंट्स। मैं चाहूँगा कि आप ये वाला स्लाइड कॉपी डाउन कर लें पहले तो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, ये आप कॉपी डाउन कर लें। और डियर स्टूडेंट्स ये एक्सप्लेनेटरी ग्राफ है, अगर आपका मन है तो आप नोट बोल के ये कॉपी कर सकते हैं, वरना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये u नॉट इक्वल टू 0 का ग्राफ है, यानी कि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी इज़ नॉट इक्वल टू 0 बट a इज़ कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, a इज़ कांस्टेंट एंड पॉजिटिव का ये ग्राफ है। ये मतलब फुल ग्राफ है, फुल ग्राफ है ये ना, अधूरा ग्राफ नहीं है। जैसे यहाँ तो आपको बस आधा देखने को मिल रहा है, उसका एक हिस्सा देखने को मिल रहा है, ये कंप्लीट ग्राफ है। तो ये भी आप चाहे तो कॉपी डाउन कर सकते हैं, इतना आप कॉपी कर लो, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है।